हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रयागराज पीसीएस में। आज हम आपके साथ यूपीएससी 2025 का मेंस जीएस 1 का पेपर लेके आए हैं। इसमें देखने वाले हैं क्या थीम रहा है इस साल और आगे आपको फ्यूचर में किस थीम पे तैयार करना है, क्योंकि अभी आपको यूपी पीसीएस का मेंस भी देना होगा 2025 के लिए। तो थीम क्या है, क्या यूपीएससी पूछ रहा है और क्या आयोग के माइंड में चल रहा है, क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि जो यूपी का आयोग है वो भी कहीं ना कहीं सेंट्रल वाले आयोग के यानी यूपीएससी के थीम को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ को हम देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं डिस्कशन अपना। तो पहला क्वेश्चन जो है, एक मिनट इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो थीम देखते हैं तो ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पन कल्चर के इन्होंने पूछा है आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपको सिलेबस याद हो तो सिलेबस में पहला ही पॉइंट हिस्ट्री में यूपीएससी ने मेंशन किया है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक, तो ये एंशिएंट इंडिया का हमारा सिग्निफिकेंट पार्ट है हड़प्पन कल्चर, जिसके अंदर उन्होंने हड़प्पन के जो आर्किटेक्चर हैं उसके सेलिएंट फीचर को यहाँ पे डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे मैं आंसर के बारे में तो डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि क्या क्या इसका आंसर होना चाहिए था। ठीक है, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो दूसरी वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि 2000 इस बार मैंने नहीं दिया था यूपीएससी का, और पिछली बार 2024 का मेरा मेंस था। मेंस में मेरा जीएस 1 में स्कोर ठीक ठाक रहा है, तो मैं आपके साथ इसके आंसर को डिस्कस करूंगा जो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, लेकिन वो आपके कमेंट के बाद मैं नए वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और थीम को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन थीम क्या रहा है, बिल्कुल सिलेबस का पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है कि हड़प्पन जो कल्चर है, ठीक, हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्किटेक्चर को इन्होंने सीधे सीधे डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन पूछा है। और ये जो है सब लोग पढ़ के जाते हैं, तो ये एक ईजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें आप लिख क्या सकते थे आर्किटेक्चर में, जैसे वहाँ पे क्या क्या मिला, सीटाडेल। ठीक है, मैं बता ही देता हूँ थोड़ा थोड़ा। वहाँ पे आप सीटाडेल, ठीक, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो जिसे उच्च नगर कहते थे वो मिला है। ठीक, सीटाडेल आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला पॉइंट आपको वहाँ पे सीटाडेल डिस्कस करेंगे, जो अपर टाउन कहा जाता था। ठीक है, सीटाडेल के बाद वहाँ पे आपका ड्रेनेज पैटर्न वहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक, ड्रेनेज पैटर्न आपको पता है। थर्ड चीज़ जो है, आपको वहाँ पे मिलते हैं ग्रेनरीज, ग्रेट ग्रेनरीज। ठीक है, चौथे नंबर पे आपको ग्रेट बाथ मिलता है। ठीक है, ग्रेट बाथ के बाद आप वहाँ पे जो रोड सी वहाँ पे है ना, ग्रिड पैटर्न में जो सिटी का डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ पे आप उसको बताना है कि ग्रिड पैटर्न में मतलब हुआ था सिटी डेवलपमेंट। छठा पॉइंट, आपको इनका मटेरियल इन्होंने आर्किटेक्चर बनाने के लिए क्या यूज़ किया आप बताते हुए चल सकते हैं कि जैसे लास्ट पॉइंट क्रोनोलॉजी के आर्डर में लास्ट में इसको लिख सकते हैं कि इन्होंने जो ब्रिक्स यूज़ की वो बर्न्ड ब्रिक्स थी, इस वजह से सबसे ज़्यादा एडवांस सोसाइटी कही जाती है। ठीक, इनका आर्किटेक्चर में फीचर्स जो देखने को मिलते हैं वो अर्बन सेंट्रिक रहते हैं। ठीक है, अर्बन सेंट्रिक कैसे, मतलब इन्होंने ट्रेड के पर्सपेक्टिव से सारे पॉइंट को बनाया है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या थीम रहा है, और फिर उसी हिसाब से, एक मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अकबर के बारे में। पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन था जो कि हिस्ट्री से है। इस बार अनएक्सपेक्टेड अकबर के ऊपर क्वेश्चन पूछा। एनसीईआरटी में चेंजेस हुए थे, इसलिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा है। तो अकबर के रिलीजियस टॉलरेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक, तो क्या क्या प्रैक्टिस है, जैसे उन्होंने अकबर ने जजिया ख़त्म किया था, आपको याद हो। ठीक है, जजिया ख़त्म किया था अकबर का 1565 के आसपास, ईयर अगर मैं सही हूँ तो 1565 के आसपास इन्होंने जजिया ख़त्म किया था। दीन इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, दीन इलाही। उसके बाद जो राजपूत थे, हिंदू थे, उसके साथ इन्होंने बहुत ही टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, तो रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में इनके दीन इलाही हो गया, और इबादत खाना का प्रैक्टिस अकबर का। ये मेनली 3-4 पॉइंट लिख के आप अपने पॉइंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट स्पेसिफिक जनरली तो लोग पढ़ते हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अकबर ने क्या किया था, बट इस क्वेश्चन में आपको फॉर्डर मटेरियल बनाना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, बेसिक पॉइंट से दीन इलाही है ना, इबादत खाना, दीवाने खास। उसके बाद उन्होंने अकबर ने, ठीक है, जैसे मथुरा के टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने डोनेशन भी दिए थे। तो इस पॉइंट को बताते हुए कि और उनकी सेना के अंदर हिंदू
जो सेनापति थे उन बातों को भी आप दिखा सकते हैं कि एक तरह से वो धार्मिक समन्वयता को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जाम्पल क्या बताएंगे, जैसे उन्होंने शेर शाह की बहुत सारी प्रैक्टिसेस को अपनाया, ठीक, क्योंकि शेर शाह अफगान थे तो भी उनके रिलीजियस जो है समन्वयता को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद क्या नाम है, राणा प्रताप से लड़ने के लिए मानसिंह गए थे जो कि हिंदू थे और ये मुस्लिम शासक थे। तो ऐसे करके आप 2-4 पॉइंट मतलब एक्स्ट्रा भी जनरेट कर सकते हैं। 5 पॉइंट इस क्वेश्चन में जनरेट किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन क्या रहा है, तो चंदेल आर्किटेक्चर के ऊपर क्वेश्चन, आर्ट फॉर्म के। जैसे चंदेल में आपने खजुराहो का टेम्पल देखा है जो आपका एमपी के अंदर है, खजुराहो, इनका टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में आप यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्कल्पचर्स इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल स्कल्पचर ऐसे लगते हैं कि उन्होंने पूरा जीवंत मूर्ति बना दी है, इतना इंटीग्रेट डिजाइनिंग है। ठीक है, तो उनके फीचर जैसे उनकी आइज़ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, बॉडी के एक पार्ट को बहुत ही ब्रीफली बनाया है, प्लस उन्होंने ऑर्नामेंट जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर ऑर्नामेंट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, एनिमल्स को दिखाया है, जैसे लॉयन है, ठीक है, टाइगर है, उसके अलावा हॉर्सेस हैं, फिर ह्यूमन बिहेवियर, उसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ को दिखाया है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिखाया है। तो इस तरह से उन्होंने पूरा यहाँ पे रेजिलिएंट विगर और ब्रीथ ऑफ द लाइफ को कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर थीम देखें तो चंदेल पूछा इन्होंने, पिछली बार क्या पूछा था, पल्लव आर्किटेक्चर, तो अगली बार ये चोल आर्किटेक्चर पूछ सकते हैं। ठीक, तो चोल के लिए आपको एक एक आर्किटेक्चर के बारे में बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखें तो चौथा क्वेश्चन रहा है ये, हाउ द क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज। जैसा कि ये क्वेश्चन लगभग प्रिडिक्टेड था कि ये क्वेश्चन आएगा। तो क्लाइमेट चेंज कैसे और सी लेवल राइज जो है इफेक्ट कर रहा है जो स्मॉल आइलैंड नेशन से। ठीक है, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप लिए, जैसे तुवालू आइलैंड है, ईस्ट पैसिफिक आइलैंड के जो स्मॉल आइलैंड्स हैं उसके एक एसोसिएशन भी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको लिखना है कि ये सभी चीज़ें जो हैं कैसे उनको लिए चैलेंजिंग हैं। तो आप स्टेक होल्डर अप्रोच से लिख सकते हैं इसका आंसर, जैसे वहाँ पे रहने वाले पहला तो पीपल्स के लिए, ठीक, फिर वहाँ के इन्वायरमेंट के लिए क्या इम्पैक्ट है, उसके बाद वहाँ के इन्वायरमेंट का वहाँ की एग्रीकल्चर आप डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ के एनिमल्स को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ की इकोनॉमी के बारे में आप डिस्कस करें, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, वहाँ पे इम्पैक्ट प्लस फिर पॉवर्टी का लेवल वहाँ पे उन देशों में बढ़ रहा है। उसके बाद हंगर बढ़ रहा है, रिपोर्ट आप डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे कि अफ्रीका या एशिया आप समझ लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन के अंदर ये जो आइलैंड्स आते हैं इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पुअर्स रहते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट बताते हुए इम्पैक्ट से आप सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं। तो नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आपका जैसे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक, उसके बाद मिल्क का कल्चर, उसके बाद जो जैसे हनी कल्चर है, ठीक है, हनी बीइंग, ये सभी नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है जिससे डायरेक्ट आप नेचर से चीज़ें प्राप्त करते हैं। ठीक है, सिल्वी कल्चर हो गया, ठीक है, उसके बाद जो रेशम बनाते हैं वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी आपकी। उसके बाद हाउ दिस एक्टिविटी रिलेटेड टू द फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया, ये इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर के साथ कैसे लिंक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिया का मैप बनाना है, इंडिया के डिफरेंट रीजन की ज्योग्राफी बताते हुए वहाँ पे कौन सी नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है ये बताना है, और एग्जाम्पल बताते जाना। वही जो मैप बनाएंगे आप एग्जाम्पल तो देंगे कि इस एरिया में ये चलता है ना। जैसे नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं बांस, है ना, बांस का डिफरेंट यूज़ है, ठीक, और वो जबकि फार्म में नहीं होता, जंगलों में होता है। ठीक, तो इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो छठा है, कह रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पे क्वेश्चन है, उसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो बहुत ही इसको आप इजी क्वेश्चन कैसे कह सकते हैं क्योंकि हैंडल हो सकता है क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन भी आया क्योंकि इस बार मैं आपको बताऊं तो यूपी पीसीएस 2024 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सुनामी। तो जिनका लगातार मेंस रहा होगा, जिन्होंने लिखा है, तो ये क्वेश्चन तो उनका तैयार रहा होगा, क्योंकि अगर वो पेपर देने के बाद उन्होंने घर पे कभी पढ़ा भी हो दोबारा जाके सुनामी क्या है और ये कैसे बनते हैं, हूबहू क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, सुनामी क्या है और कैसे बनते, इतना पीसीएस में पूछ रखा था। इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था। जापान वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, हमारे अंडमान एंड निकोबार में सुनामी के जो रेमिफिकेशंस हैं वो देखे गए हैं, तो आप एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये भी स्मार्ट सिटी भी यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, और इवन कि जीएस नंबर 1 में और जीएस 3 में भी स्मार्ट सिटी पूछा है। इसके अलावा पेपर 5 में भी यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन स्मार्ट सिटी में पूछा। तो इस बार स्मार्ट सिटी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। ठीक है, इसमें आपको क्या डिस्कस करना था, अमृत मिशन। ठीक है, अमृत मिशन के बाद हम नीति आयोग की रिपोर्ट आती है वो, फिर उसके बाद स्वच्छता जो इंडेक्स आता है स्वच्छता सर्वे का। उसके अलावा अर्बन पॉवर्टी में आप धारावी को डिस्कस कर सकते हैं, स्लम एरिया को जैसा हमारा स्लम एरिया डिस्कस कर सकते हैं, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा जो अर्बन पॉवर्टी का जो कारण है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, उसको डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद फिर बताना है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और अर्बन पॉवर्टी को किस तरह से स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकता है इन समस्याओं को। तो बिल्कुल स्मार्ट सिटी में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे वो मतलब कि इंक्लूसिव होंगे, ठीक है, इजी टू एक्सेसिबल होंगे लोगों को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पॉवर्टी कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी और जस्टिस जो होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जो इथोस ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया स्टैंड्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस इलुसिडेट करना है। मतलब भारत में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी ड्यूटी, इथोस में आप समझ सकते हैं कि उनको क्या वैल्यूज, उनको क्या ड्यूटी है। उनकी ड्यूटी दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक तो उनको प्रोफेशनलिज्म शो करना है, प्लस उनको नेशनलिस्टिक भी रहना है। ठीक, मतलब अपने लोगों के साथ एक जैसे कहते हैं ना कि हम्बल बिहेवियर भी रखना है, साथ ही साथ प्रोफेशनल भी होना है, इफिशिएंट भी रहना है उनको। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है कैसे हमारे सिविल सर्वेंट, कुछ एग्जांपल भी आप सिविल सर्वेंट का दे सकते हैं। जैसे टीएन सेशन का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं उनका एग्जांपल दे सकते हैं कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म शो किया। उसके अलावा अपना नेशनलिस्टिक कॉन्शियस को भी मेंटेन रखा। ठीक है, उसके बाद इंडिया की पहली फीमेल आईपीएस को आप डिस्कस कर सकते हैं, किरण बेदी जी को। ठीक, ऐसे करते हुए आप इस आंसर को डील कर सकते हैं। हालांकि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा लिखने को नहीं है, बट ये 2 एग्जाम्पल और फिर पॉइंट जनरेशन की कैसे ये चीज़ें की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ये कह रहा है, डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट ओनली इन द एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर। तो एक निगेटिव स्टेटमेंट है। हालांकि आप इसका आंसर को लिखेंगे कि येस हमारे अंदर कंज्यूमर कल्चर जरूर बढ़ा है, लेकिन ओनली एग्रेसिव कल्चर इज़ नॉट थिंग, क्योंकि बहुत सारे फायदे भी हुए, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ा है। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस से आई है, टेक्नोलॉजी की एक्सेस बढ़ी है, पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी बताते हुए इस पॉइंट को काउंटर आपको करना है। ठीक है, और लास्ट में कहना है कि हाँ कंज्यूमर कल्चर बढ़ा है, लेकिन बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव हुई हैं। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन अकबर पे आया था जैसा आपने देखा, और यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में ज्योतिबा राव फूले पे क्वेश्चन आया है। तो 2 पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आया, दोनों सीधे टू द पॉइंट लिखना था, सोशल रिफॉर्म में क्या इनका योगदान रहा है। तो ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस करने को नहीं है, पॉइंट ऑलरेडी लोग पढ़ के जाते हैं। और एक एक पॉइंट, जैसे इनकी बुक जो गुलामगिरी है, ठीक है, और सत्यार्थ प्रकाश, मतलब सत्यार्थ प्रकाश इनकी नहीं है एज सच, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश के बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो सेम इनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें हम, जो इंडिया का जो कंसोलिडेशन हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक, वो किस तरह हुआ है। मतलब एक्चुअली कंसोलिडेशन को आपको डिस्कस करना है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने खुद आपको 1, 2, 3, 4 पॉइंट दे दिए कि 4 पॉइंट में कैसे इंडिया ने कंसोलिडेशन किया, उसको आप डिस्कस कर दो। पॉलिटिकल लेवल पे आपको शुरू से डिस्कस करना है कि 1952 के आसपास लगभग पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद से कैसे हमारी डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है। ठीक है, डिफरेंट कन्वेंशन आए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आए, है ना, वो चीज़। उसके बाद इकोनॉमी में कैसे 5 ईयर प्लान से हम लोग नीति आयोग तक आए, आपको ये बताते हुए चलना है। एलपीजी रिफॉर्म बता देना है। एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग की थी 1986 तक, ठीक, उसके बाद आज की जो 2020 में आई है ये चीज़, उसका एनसीईआरटीज़ का कंट्रीब्यूशन बताते हुए आपको चीज़ें लिखनी है। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का डिफरेंट कंट्री के साथ कैसा रिलेशन है, आप इसमें थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले नेबर का डिस्कस कर लिए, उसका तो इंपॉर्टेंट जैसे यूएसए है, इजराइल है, इन सब चीज़ को डिस्कस करिए, फिर रशिया को भी डिस्कस कर दीजिए। ये क्वेश्चन आराम से डूएबल था। अगला देखें, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आ गया कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका आज भी रिलेवेंस है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। कैसे? क्योंकि आपको पता हो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये ट्राइनिटी है जो आज भी सोसाइटी चाहती है कि उनके पास हो। तो ये अगर ये चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती हैं तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो है
रेलेवेंस आज भी है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन 14 नंबर पे ये कह रहे हैं कि गिव द जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे आपको वर्ल्ड का मैप बनाना है, कहाँ कहाँ पे ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स हैं उनको डिस्कस करना है। जैसे इंडिया का मुंबई हाई आप दिखा सकते हैं, सऊदी अरेबिया वाले जो पर्शियन गल्फ का रीजन है वहाँ पे आपको दिखाना है। उसके बाद वेनेजुएला के पास मराकाइबो लेक पड़ता है, आपको वहाँ का दिखाना है। उसके बाद आपको दिखाना है ईस्टर्न चाइना के जो ईस्टर्न कोस्ट है जापान के पास वाले, उसको दिखाना है। इसके अलावा आप ये जो कैरिबियन आइलैंड पड़ते हैं उस वाले एरिया में भी ऑयल रिजर्व पाए जाते हैं क्योंकि वेनेजुएला के जस्ट पास में ही है। तो इन पॉइंट को दिखाते हुए आप बता सकते हैं। उसके अलावा क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ये भी है कि ऑन सोर्स जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं इनका। ठीक है, तो ऑन सोर में क्या होता है कि वो रॉक के नीचे जनरली पाए जाते हैं और वहाँ पे ओशन में पाए जाते हैं। इसके अलावा इजी टू एक्सट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि इसमें जो है स्पेसिफिक सोचने की ज़रूरत है, इसको आप इजी नहीं कह सकते। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो लिखा जा सकता है, सेकंड पार्ट में डिफरेंट में आपको सोचना होगा या फिर वहाँ पॉइंट जनरेट करने पड़ सकते हैं। उसके बाद 15 में बात करें तो ये कह रहा है कि एआई और ड्रोन कैसे यूज़ किए जा सकते हैं जीआईएस और आरएस टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इन लोकेशन एंड एरिया प्लानिंग में। ठीक है, अब आरएस टेक्नोलॉजी क्या है, तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जीआईएस तो आप सभी जानते ही हैं। तो एआई का और ड्रोन का यूज़ कैसे करना है एरिया प्लानिंग में, ये पॉइंट आपको जनरेट करना है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एरियल प्लानिंग की बात कर रहा है और लोकेशन की बात कर रहा है। तो लोकेशन एरिया प्लानिंग में आप डिफरेंट व्यू ले सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे आप इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, एरियल प्लानिंग में भी आप एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में यूज़ दिखा दीजिए। उसके बाद आप सिक्योरिटी में दिखाइए, बॉर्डर सिक्योरिटी। उसके बाद आप जो मेडिसिन डिलीवरी की बातें होती है ना कि दवाइयाँ एक दूसरे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज़ सर्विलांस में इसका यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। ठीक, तो डिफरेंट पॉइंट्स आपको बना के फिर दिखाना है इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कह रहा है कि डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप्स एंड साइज ऑफ कंटिनेंट एंड ओशन बेसिन्स ऑफ द प्लेनेट टेक प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स ऑफ द क्रिस्टल मासेस। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट का क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सीधे डिस्कस करना है कि कैसे जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स हैं उसने हमारे कंटिनेंट्स और ओशन के बेसिन को फॉर्मेशन में मतलब डिफरेंट रोल प्ले किया है। तो इसमें आप जो अफ्रीका वाला जोन है इस वाले एरिया में जो नया ये रिफ्ट वैली क्रिएट हो रही, इसको एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं कैसे अभी भी चीज़ें रिफॉर्म हो रही। उसका पर्शियन गल्फ में ये जो एरिया था जो अलग हुआ है, ये पर्शियन गल्फ का एरिया आपको पता होगा। तो इस चीज़ को एग्जांपल देंगे। ऐसे करते हुए आप डिफरेंट एग्जांपल बताते हुए जो मेजर माइनर प्लेट्स हैं उनको इनलिस्ट करते हुए अगर आपको एक एग्जाम्पल चीज़ें मतलब वहाँ के आसपास की कंट्रीज़ का पता है तो आप बताते जा सकते हैं कि हाँ यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। तो ये रोल रहा है उसका। उसके बाद बात करते हैं 17वें क्वेश्चन में। तो गंगा रिवर बेसिन का क्वेश्चन इस बार यूपी पीसीएस में भी आया था। तो आप देख सकते हैं कि पीसीएस ने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रखा है। तो ये थीम लोगों को पता रही होगी जिन्होंने दोनों को एग्जाम दिए हैं। तो गंगा रिवर एरिया में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। तो इसको डिस्कस करना ऐसा ज़्यादा क्यों है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंड के एरिया से, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज से। तो आपको पता है कि वहाँ पे लैंड फर्टाइल है, सॉइल की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है, इसलिए पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर में कह रहा है कि आज के समय में जो फूड इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन हमको पता है कि हमारी सोसाइटी में हेल्थ कंसर्न, फास्ट फूड वगैरह की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, उसके बावजूद भी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको आप कैसे समझाएंगे कि क्या ऐसा बिहेवियर है। ठीक है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है कि हम वेस्ट कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और जो मतलब जैसे है ना, अगर मतलब फैमिली की बात करें तो हस्बैंड एंड वाइफ बोथ वर्किंग है, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो खाना बनाएं। तो इसलिए फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी के साथ, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो डिमांड के बेस पे सप्लाई देनी पड़ेगी, इसलिए इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। हालांकि इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हेल्थ पे, लेकिन ये ओवरकम कर रहा है बिकॉज लोगों के पास टाइम नहीं है। ऐसे पॉइंट आपको डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा पॉइंट आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इस वाले क्वेश्चन में डिस्कस करने वाली बात है, आपको एग्जाम्पल देने हैं, तो डिस्कशन के ये क्वेश्चन हैं। फिर अगला है सस्टेनेबल ग्रोथ विथ emphasis on the environmental protection could come conflict with the poor people needs in the country like India। मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है कि डेवलपमेंट वर्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ के बीच में कैसे पीपल्स के नीड और सस्टेनेबल ग्रोथ के बीच में क्लैश रहता है। ठीक है, तो एक तरह को आपको इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखना है और दूसरा तरफ डेवलपमेंट देखना है या ग्रोथ देखना है। तो आपको ये चीज़ दिखाना है कि कैसे
दोनों कभी कभी एक दूसरे के अपोजिट आके खड़े हो जाते हैं। जैसे वो भी डेवलपिंग कंट्री, जैसे हम चाहते हैं कि पॉल्यूशन कम हो तो कोल को रिडक्शन करना है, कोल का या कोल की इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन हमको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो इस चीज़ का कॉम्बिनेशन की बहुत जरूरी है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमको ये सब चीज़ें कंसिडर करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे आप रिन्यूएबल एनर्जी एज ए सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, उसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि डज द ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया इज सेंटर अराउंड द टू एक्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। अपना ओपिनियन देना है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो ट्राइबल का जो डेवलपमेंट है उसको देखती है कि उनको आप डिस्प्लेस कराओ, डिस्प्लेस कराने के बाद उनको रिहैब कराने की सुविधा दे दो। मतलब जैसे कुछ आप डेवलपमेंट कर रहे हो, मान लो डैम बना रहे हो, डैम की वजह से लोगों को सेफली आपने डिस्प्लेस करा के नई जगह ले आके वहाँ पे उनको क्या करा दिया, रिहैब करा दिया। इसी को हम ट्राइबल डेवलपमेंट कह रहे हैं। क्या ऐसा है? तो इसको अपना ओपिनियन देना है कि नहीं, इसके ये था पहले लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे पीएम जनमन है, ठीक है, उसके बाद पीएम जनमन के बाद आप रेसिडेंशियल ईएमआरएस है ना, स्कूल्स हैं, उनके एजुकेशन पे भी फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा उनके कल्चर को भी, जैसे मोदी जी कहीं भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो बहुत सारी ट्राइबल्स के आर्ट फॉर्म को लेके जाते हैं, वहाँ पे देते हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिससे क्या होता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है उनके प्रोडक्ट्स को। तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बातें भी हो रही हैं। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं स्पेशली फोकस्ड हैं इनके डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल्स के। इसके अलावा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट में भी इनका स्पेशल ध्यान रखा गया है। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा शेड्यूल नंबर 6 स्पेशली ट्राइबल एरिया के ऊपर गवर्नमेंट और गवर्नर को ये पावर देता है कि उनका ध्यान रखें। तो ऐसे बताते हुए कि हाँ पहले ऐसा जरूर था लेकिन अब चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, तो पॉजिटिव में आपको बताते हुए ये बता देना है। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो 5 एजेंडा था, ठीक है, फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट, वहाँ से आज के समय में मोदी जी का जो पीएम जनमन का कॉन्सेप्ट है, आप वहाँ से इसको सीधे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो पेपर इस बार का जैसा रहता है यूपीएससी का वैसा ही आया है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जिनको आप इजी कह सकते हैं, जो टू द पॉइंट आ गए, बट बाकी क्वेश्चन में आपको पॉइंट जनरेट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका क्वेश्चन छूटा ना हो। मेंस अच्छा करने का एक ही तरीका होता है कि क्वेश्चन आपका छूटे ना। ठीक, अगर आपका छूटा नहीं है तो आप डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर पेपर 2। जल्दी पेपर 2 का डिस्कशन आपके साथ लेके आएंगे, फिर ऐसे सारे पेपर का डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अगर आप कहेंगे तो इनका सोल्यूशन भी आपको जरूर डिस्कस किया जाएगा कि आप क्या पॉइंट लिख सकते हैं रियल टाइम में, कैसे मैंने जनरेट किए थे और कैसे आप जनरेट करेंगे एग्जाम में बैठ के। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।